हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है कि सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। ऐसे क्वेश्चन एक आएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, मंगलम पाठ में उपनिषद की संख्या बताइए। तो मंगलम पाठ में जो उपनिषद है वो 5 उपनिषद है। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है? 5। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि उपनिषद की संख्या बताइए तो आप उपनिषद की संख्या कितना बताइएगा? 108। कितना बताइएगा? 108। तो याद रखिए उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें मंगलम पाठ में जो है आपको 5 गो उपनिषद दिया है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, हिरण्मयेन पात्रण किस उपनिषद से है? तो ये होगा ईशावास्य उपनिषद। तो ये सभी उपनिषद क्या होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपको 5 के पाँचों उपनिषद जो है याद कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन 100% जो है 100% उपनिषद से आना तय होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो आप जानते हैं कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वर्णमय से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का। क्वेश्चन पूछता रहता है कभी कभी। मंगलम चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा कि 12 से 12 क्या होता है? आत्मा। छोटा से छोटा क्या होता है? आत्मा। नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी याद रखनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत भूमि कैसी है? तो भारत का जो भूमि है ये कैसा है? तो भारत का भूमि विशाल भी है, निर्मला है, वताला भी है और इनमें से सभी, इसका आंसर वत्सला। तो इनमें से सभी आंसर सही है इसका। स्वर्गा पवर्गा अस्पद माघ भूत देश कौन सा है? तो आप जानते हैं कि स्वर्गा पवर्गा अस्पद माघ भूत देश जो है भारत ही है। कोड है भारत। और देवता कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। पूछेगा देवता कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत। देवगण किसके गीत गाते हैं? तो भारतवर्ष के। इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। उत्तम शांति क्या है? तो आप जानते हैं कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या होगा? क्षमा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विदुर नीति से। ये एक विदुर रहते हैं और विदुर के बाद देखा जाए एक धृतराष्ट्र का जो है धृतराष्ट्र रहते हैं। और धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत का जो बात ये कौन बताते हैं? विदुर बताते रहते हैं। तो आप याद रखिएगा नीति श्लोका पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया? तो रामायण से। आप जानते हैं कि मंदाकिनी वर्णम में जो है रामायण का चर्चा है। किस बात की चर्चा है? रामायण की चर्चा है, जिसमें राम जी ने सीता जी को मंदाकिनी का शोभा दिखा रहा है ना। राम जी सीता जी को मंदाकिनी वर्णम का शोभा दिखा रहा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को। आगे की ओर बढ़ते हैं। अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कि अलस कथा को जो रचनाकार है ये विद्यापति है। विद्यापति हो सकता है क्वेश्चन आएगा कि विद्यापति कैसे कवि है? तो मैथिली कवि है। मैथिली कवि है। पूछेगा विद्यापति कैसे कवि है? तो मैथिली कवि है। और विद्यापति मैथिली कवि है। और अलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति है। और अलस कथा में अलसियों की संख्या कितनी थी? पूछा जाता है एग्जाम में। अलस कथा में अलसियों की संख्या कितनी थी? क्या टिक कीजिएगा? 4। अलस कथा में अलसियों की संख्या 4 थी। और ये अलस कथा आपने सही से अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होगा। चलिए अलस कथा कैसी कथा है?
तो आप जानते हैं कि अलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा क्या है? एक व्यंग्यात्मक कथा है। राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम किस परीक्षा विश्वविद्यालय, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और राम प्रवेश राम जो है किस परीक्षा विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक में। क्या हो जाएगा आंसर? स्नातक। क्वेश्चन आएगा राम प्रवेश राम का घर कहाँ? भीखन टोला। क्या हो जाएगा आंसर? भीखन टोला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भीखन टोला। और राम प्रवेश राम के घरों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4। क्या होगा? 4। और राम प्रवेश राम के गांव में कौन आए थे? तो शिक्षक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और राम प्रवेश राम कर्मशील व्यक्ति थे, ये भी याद रखिएगा। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी, अभी बताया। इदम स्वर्ण कंगणम गहतम, यह उक्ति किसकी है? क्वेश्चंस को समझिए, बहुत ही आसान है। कहा कि इदम स्वर्ण कंगणम, ये स्वर्ण कंगणम गहतम मतलब स्वर्ण कंगन किसने बोला था कि स्वर्ण कंगन ग्रहण करो, है ना? यह उक्ति किसकी था? बाघ का था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या है? तो आप जानते हैं बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, जिसको स्वर्ण कंगन बोलते हैं, स्वर्ण कंगन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप जानते हैं कि कर्णस्य दान वीरता जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार से। कहाँ से लिया गया? कर्णभार से, याद रखिएगा। महतराम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? महतराम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? तो महतराम भिक्षा याचे किसने बोला था? शक्र ने। शक्र के रूप में कौन था? इंद्र था। शक्र के रूप में कौन थे? इंद्र थे। इंद्र जी ने शक्र के रूप में कर्ण के सपना में जाकर और उनसे क्या ले लिया? कवच और कुंडल लेने आया था। क्या लेने आया था? कवच और कुंडल। और जो कर्ण था ये कैसे व्यक्ति थे? दानशील थे। अंग का राजा कौन था? तो कर्ण था। ये भी याद रखिएगा, अंग का राजा कौन था? कर्ण था। ये भी एग्जाम में पूछा गया। या सूर्य पुत्र कौन था? तो कर्ण था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप जानते हैं कि वेदांत दर्शन के लेखक जो है बदरायन है। कुछ पुस्तक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी। काव्य मीमांसा के लेखक जो है राजशेखर, है ना? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर होगा। और जैसे हो गया काव्य मीमांसा, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के लेखक जो है कपिल है। न्याय दर्शन के लेखक गौतम है, जबकि न्याय दर्शन के लेखक पतंजलि है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो आप जानते हैं कि शास्त्रकारा जो पाठ है ये किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में। आप जानते हैं कि शास्त्रकारा चैप्टर आप पढ़िएगा तो आप जानते हैं कि शास्त्रकारा चैप्टर में जो शिक्षक आते हैं तो सबसे पहले जो उनका विद्यार्थी है वो सब उनका अभिवादन करते हैं और विद्यार्थी लोग क्वेश्चन पूछते हैं और शिक्षक जो है उसका आंसर देते रहते हैं, यानी उत्तर देते हैं। तो ये शास्त्रकारा चैप्टर का है। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र। क्या हो जाएगा आंसर? आयुर्वेद शास्त्र। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो अभी आपको हम बताएं कि राजशेखर ने क्या लिखा? काव्य मीमांसा। क्या लिखा? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें गुरु अगर पूछे आपको तो गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना। और सिख के प्रथम गुरु का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ। 1469 में तलवंडी लाहौर में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको बना लें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है?
तो आप जानते हैं कि पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय क्या है? तो 8वीं सदी होगा। विजयांका का समय 8वीं सदी है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VVI। तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है दंडी ने कहा था। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? आपको मालूम होगा कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु जो है विरजानंद थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद थे। चलिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार। क्या होगा आंसर? परोपकार से। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार। परपीड़न से क्या होता है? तो आत्मा का नाश होता है, यानी आत्मनाश। और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। चलिए आगे की ओर। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आपको मालूम होगा ई जोड़ अ के मेल से य बनेगा। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो विद्या जोड़ अर्थी, अर्थात दीर्घ संधि इसमें है। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो देखिए, राजेंद्र, राजा जोड़ इंद्र, ई आ गया तो इसमें भी स्वर संधि है। नायकः की बात करेंगे तो नय जोड़ अकह, नायकः, इसमें भी स्वर संधि है। कपीस में की बात करें तो कपी जोड़ इस, अर्थात ई जोड़ अ आ रहा। कश्चित में नहीं है, तो आपका आंसर डी सही है। एक जोड़ एकम, कौन सा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक जोड़ एकम का संधि क्या हो जाएगा? एकैकम। आंसर होगा एकैकम। द्विगु समास का उदाहरण है तो सप्ताह। द्विगु समास क्या है? सप्ताह। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो आप जानते हैं कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का। द्वंद्व समास की बात करें तो या वियोजक चिन्ह रहेगा द्वंद्व समास में, और उसका शब्द उल्टा रहता है। जैसे माता तो पिता है ना, माता तो पिता, इस प्रकार से दाल तो रोटी। और नग समास जिसमें नकारात्मक शब्द है, कर्मधारय जिसमें विशेषता बतलाए। तो ये समास भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस समास का पहला पद अवयव होता है? एग्जाम में पूछे अगर किस समास का पहला पद अवयव होता है, तो आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास हम उसे कहते हैं जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो। जिसमें कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप बताइए कि धनहीन, मतलब धन से हीन, से इसमें नहीं ना है, लेकिन धन से हीन, इसका विग्रह अगर करें तो धन से हीन बनता है, अर्थात ये तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो बहुव्रीहि समास वो होता है जिसका शब्द अलग निकले, अर्थ अलग निकलेगा। हरिह नहीं है, दलित व कम नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, दिगंबर, दिगंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। करण कारक में कौन सी विभक्ति है? तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात तीसरा विभक्ति है करण कारक। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो तबियत प्रत्यय होगा। भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तबियत। किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो आप जानते हैं किस शब्द में तल प्रत्यय होगा? तो जनता, अगर ता वाला शब्द है तो उसमें तल प्रत्यय जुड़ जाता है। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो जानते हैं कि नारी में जो है इंगित प्रत्यय है। अगर इस प्रकार से शब्द के अंत में जुड़ जाए तो आप समझिएगा कि वह प्रत्यय क्या है? इंगित प्रत्यय है। अगर इस प्रकार से शब्द के अंतिम में जुड़े तो वह इंगित प्रत्यय ही होगा। अगर दीर्घिकार इस प्रकार से जुड़ता है तो क्या होगा? इंगित प्रत्यय होगा। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो आप जानते हैं किस पद में ठक प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय में मान जुड़ जाता है, मान, जैसे बुद्धिमान, तो ये हो गया।
मित्र जोल तल, अभी आपको हम बताएं कि तल पढ़ते में क्या होगा, ता बन जाएगा। तो मित्र जोड़ तल यानी मित्रता, क्या बनेगा, मित्रता। चलिए आगे की ओर बढ़ते। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कृतवान कतवतु प्रत्यय है, क्या है, कतवतु प्रत्यय है। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, निहि जोड़ च, निहि जोड़ च, निश्चय, अर्थात ये आंसर सही है। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गम, दूर क्या हो जाएगा, दूर। लता शब्द के चतुर्थी वचन लता, ये लता यह होगा। चलिए खंड ब में भी बढ़ते हैं अपठित गद्यांश की ओर। और ये गद्यांश आपको आसानी से 13 अंक दे जाता है एग्जाम में, बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसको सही से पढ़ ले तो अगर पढ़ ले तो आप आसानी से इसमें नंबर कर सकते हैं। बस देख कर ही उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत, यहाँ पर लिखा है एक पदेन उत्तरत, क्या लिखा है, ऋतुराजः क कथ्यते, ऋतुराजः क कथ्यते। अब हम खोजेंगे इसमें कि ऋतुराजः क कथ्यते कहाँ पर लिखा हुआ है, खोजिएगा तो देखिए तेषु वसंतः ऋतुराजः कथ्यते, अर्थात देखिए ऋतुराजः कथ्यते तो लिखा ही है उसमें, लेकिन ध्यान दीजिए तेषु वसंतः नहीं लिखा है, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, तेषु वसंतः। चलिए आगे बताते हैं। के प्रस्प्रम रक्त चूर्ण प्रक्षिपन्ति, तो अब खोजेंगे के प्रस्प्रम रक्त चूर्ण प्रक्षिपन्ति। खोजिए, आप इसी में ही खोजिए, जहाँ मिल जाए वही उसका आंसर होगा, एक पद में ही आंसर देना है। तो खोजते हैं, देखिए वसंतो द प्रमुख, के प्रक्षिपंती जो है यहाँ पर लिखा है। जनाः परस्परम रक्त चूर्ण च प्रक्षिपन्ति, इसका आंसर हो जाएगा जनाः परस्परम इसका आंसर हो गया। चलिए समझ में आया आपको। वसंतो, ये देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में क्या रहेगा, आंसर देना रहेगा पूर्ण वाक्य में। तो वसंतो सवे सर्वत्र की भवती, अब यहाँ पर खोजेंगे वसंतो सर्वत्र की भवती, वसंतो सर्वतः की भवती, खोजते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है वसंतो सर्वतः प्रमादो भवती, ये वाला लाइन जो है उतार देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको फिर बताते हैं आगे। ख में लिखा है वसंतः कदा भवति, वसंतः कदा भवति। अब खोजना है वसंतः कदा भवति, वसंतः कदा भवति कहाँ पर लिखा है, तो वसंतः कदा भवति, वसंतः कदा भवति, तेषु वसंतः कदा भवति। तो देखिए चैत्र वैशाखे च मासे वसंतः भवन्ति, ये वाला इसका आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्या लिखा है, तीसरा में लिखा अस्य गद्यांश से समुचित एक शीर्षकम लिखता। इस गद्यांश का क्या रहेगा, आपको इस गद्यांश का शीर्षक देना है। तो आप इस गद्यांश को पढ़े हैं, तो इस गद्यांश का अगर देखिए तो ये उत्सव के बारे में चर्चा हो रहा है। किसके बारे में, उत्सव के बारे में, पर्व त्योहार के बारे में, है ना। तो त्योहार या उत्सव हम दे सकते हैं इसका गद्यांश का शीर्षक। आप कुछ भी दे सकते हैं शीर्षक, आप समझ के आधार पर, किसके आधार पर, समझ के आधार पर। और ये आपके एग्ज़ाम में 13 अंक आएगा, 13 अंक। तो आप चाहते हैं कि 13 अंक ले, तो गद्यांश का प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए इस वीडियो को